डियर स्टूडेंट्स, आज के हम वीडियो में जो टॉपिक ले रहे हैं वो वस्तु द्वारा गति के nवें सेकंड में चली गई दूरी। जैसे मान लीजिए हमने 10 सेकंड तक हमने गति करी, तो जो 10वें सेकंड में हम दूरी चलेंगे वो हमें ज्ञात करनी है। तो उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि 10 सेकंड में कुल 10 सेकंड में चली गई दूरी में से 9 सेकंड में जो प्रारंभ के 9 सेकंड है वो चली गई दूरी लेस कर देंगे, तो 10वें सेकंड में चली गई दूरी हमारी आ जाएगी। तो हम इसके लिए एक फार्मूला ड्राइव करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लेंगे। तो शुरू करते हैं। वस्तु द्वारा गति के nवें सेकंड में चली गई दूरी। तो हम इसमें ले लेंगे, माना एक वस्तु का प्रारंभिक वेग u, एक समान त्वरण a, वस्तु द्वारा n सेकंड में तय की गई दूरी Sn। ये हमने सैम्पल ले लिया इनके। तो वस्तु द्वारा n-1 सेकंडों में तय की गई दूरी Sn-1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n सेकंड में तय की गई दूरी में से n-1 सेकंड में तय की गई दूरी लेस कर देंगे, तो nवें सेकंड में तय की गई दूरी आ जाएगी। तो देखिए हमारे फार्मूला कौन सा होता है दूरी का, t सेकंड में चली गई दूरी s = ut + 1/2 at²। u क्या है प्रारंभिक वेग, t क्या है समय, a क्या है एक समान त्वरण, ठीक है ना, और s क्या है विस्थापन। तो यहाँ ये तो थी t सेकंड में, हम कह रहे हैं n सेकंड में। तो यहाँ पर t की जगह हम n रख लेंगे। क्या किया हमने, s = ut + 1/2 at² से n सेकंडों में तय की गई दूरी। तो हमने कैसे रिप्रेजेंट किया इसको, n सेकंडों में तय की गई दूरी के ऊपर Sn से। तो यहाँ रख देंगे Sn, u के स्थान पर u क्योंकि प्रारंभिक वेग u लिया है, और t के स्थान पर n + 1/2 an²। ठीक है, तो Sn कितना आ गया, nu + ½ an²। अब हम क्या करेंगे, n-1 सेकंडों में तय की गई दूरी लेंगे, ज्ञात करेंगे। तो जहाँ पर t है इस बार वहाँ पर हम क्या रख देंगे, n-1 रख देंगे। वजह से 10वें सेकंड का तो मतलब हो गया n, और 90 कम हो गया n-1, यानी कि n में से एक लेस कर दिया। तो जहाँ t है वहाँ पर हमने क्या रख दिया, n-1। तो यहाँ आ जाएगा Sn-1, n-1 ये n आया था ना, इसके स्थान पर n-1 रख दिया, u + ½ a, और जो n² था तो यहाँ पर रख देंगे n-1², सिमेट्रिक ऊपर की तरीके से। इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, nu - u + a, इसका स्क्वायर खोल लिया, n² - 2n + 1, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b², है ना, ये खोलते हैं ना। तो उसके स्थान पर हमने खोल दिया है, आपने ये फैक्टर में 9th-10th में पढ़ा है। तो ये बन गई इक्वेशन क्या हमारी, nu - u + ½ an² - 1/2 a × 2n + ½ a। अब हमें nवें सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी है। तो हम n सेकंडों में चली गई दूरी में से n-1 सेकंडों की दूरी घटा देंगे, में तय की गई दूरी को लेस कर देंगे। तो यानी कि हमें क्या करना है, Sn में से हमें क्या लेस करना है, Sn-1। इनकी वैल्यू रख दी, nu + ½ an², बीच में माइनस, ये पूरी इक्वेशन यहाँ पर रख दी, nu - u + ½ an² - 1/2 a 2n + ½ a। तो देखिए nu से nu लेस हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, an² से ½ an² से ये लेस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का। हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है, माइनस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस u, फिर क्या बचता है, माइनस से ये प्लस बन जाएगा ½ a × 2n, और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा इस माइनस के कारण, -½ a। इनमें से ½ a कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा Sn' = u + Sn' से हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसको, 10वें सेकंड में चली गई दूरी को, + ½ a × 2n - 1। तो हमने क्या किया कि n सेकंडों की दूरी में से n-1 यानी कि एक कम सेकंड में चली गई दूरी को लेस कर दिया। जैसे हम गए 10 सेकंड में हमने 100 मीटर चले, और 9 सेकंड प्रारंभ के 9 सेकंड में हम चले 85 मीटर, ठीक है। तो हम 10वें सेकंड में कितना चले, तो 10 सेकंड की दूरी यानी कि 100 में से 9 सेकंड की दूरी 85 लेस कर दीजिए, तो हम ये कहेंगे 10वें सेकंड में हम 15 मीटर की दूरी तय की, ठीक है।
अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल है कि एक गाड़ी अपनी विराम अवस्था से गति प्रारंभ करती है और 10 सेकंड तक सीधी सड़क पर 1 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से चलती है। इसके पश्चात एक समान वेग से चलती है। ठीक है, गाड़ी द्वारा टिव्य सेकंड यानी कि t=1 भी हो सकता है, 2, 3 ये अलग अलग दे दिए में तय की गई दूरी को ज्ञात कीजिए। तो उसमें एक ही न्यूमेरिकल में हमें कई काम करने पड़ेंगे, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम सॉल्यूशन में लेते हैं प्रारंभिक वेग u=0, ठीक है ना। त्वरण 1 विराम से चलती है, तो त्वरण a=1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी कि एक समान त्वरण दे रखा है। और nवें सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला हमने निकाला था S&S=u + ½ a × 2n-1। इस फॉर्मूले को ज्ञात कर लेंगे, याद कर लेंगे ढंग से, यानी कि nवें सेकंड में तय की गई दूरी, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, यदि हम पहले सेकंड में कितनी दूरी तय की गई ये पूछें तो n को हमें 1 रख देना, दूसरे में पूछें तो n को 2 रख देना, यानी कि जहाँ पर n है जोन से भी सेकंड में वो पूछे उसको वही बदल देंगे, ठीक है। तो यानी कि n=1 पहले सेकंड में चली गई दूरी, तो S1 लिख लेंगे यहाँ पर ताकि ये अलग से दिखे। u क्या है, प्रारंभिक वेग 0 दे रखा है, इसके स्थान पर 0 + ½ a के स्थान पर 1 दे रखा है और n के स्थान पर 1 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा 0 + ½ 1 × 2 × 1 - 1, तो कितना आ जाएगा, 2 में से गया 1, तो ये बचेगा 1/2 × 1 यानी कि ½ मीटर आ जाएगा, 1/2 मीटर। फिर दूसरे सेकंड में चली गई दूरी, तो n = 2 रख देंगे, ठीक है। S2 बराबर आ जाएगा, फिर u के स्थान पर 0, ½ a के स्थान पर 1, 2 × 2 - 1 यानी कि 3/2 मीटर आ जाएगा। इसी प्रकार n=3 रखने पर 5/2 आ जाएगा, रखते चले जाएंगे। जब n=10 रखेंगे तो 0 + 1/2 2 × 10 - 1 यानी कि 19/2 मीटर आ जाएगा। अब कुल दूरी करें तो दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट इक्वेशन लगा दीजिए, ठीक है ना जी, S=ut + 1/2 at², या हम क्या करें, इन सारे को जोड़ दीजिए। अगर हम सबको जोड़ें S1 + S2 + S3, इसको S लिख लिया कुल दूरी, बाहर इसमें क्या आ गया, 1/2 कॉमन आ गया सब में से। देखिए यहाँ पे क्या बचा, 1/2 कॉमन लेने के बाद 1, यहाँ पर क्या बचा 3, यहाँ पर क्या बचा 5, यहाँ पे क्या बचा 19। तो एक आप सीरीज पढ़ेंगे 11वीं के मैथ में AP, यानी कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में इसका योग बताया जाता है कि अगर पदों में समान अंतर हो, जैसे 1 और 3 में 2 का अंतर, 3 और 5 में 2 का अंतर, 5 और इसके बाद 7 आएगा 2 का अंतर, ऐसे आता चला जाएगा। तो इसको निकालने के लिए सूत्र होता है S=n/2 × a + l। n/2 का मतलब है पदों की संख्या, अब ये कितनी है, 10 हैं भाई, 10 ही तो दूरी है, n=10 तक निकाला तो 10 पद हो जाएंगे, तो इसमें n के स्थान पर 10 रख देंगे बटे 2, और a का मतलब होता है पहला पद है 1, तो 1, और l के स्थान पर आखिरी पद लास्ट 19, ठीक है। ये हो गया 1 और 19 कितने हो जाएंगे 20 × 10/2 यानी कि आ गया 10 से 5 आ गया, 5 × 20 आ गया। अच्छा ऑलरेडी हाफ बाहर है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से तो आ जाएगा ये 100 को फिर 2 से फिर डिवाइड करेंगे क्योंकि बाहर भी रखा है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 मीटर, यानी कि टोटल दूरी अगर आप इसको वैसे भी जोड़ेंगे तो ये 50 मीटर होगी। तो कुल दूरी कितनी आ गई, 50 मीटर। तो इसमें थोड़ी सी और ऐड कर लेते हैं। ये तो अब तक हमने पढ़ी थी लीनियर मोशन ऑन ग्राउंड, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में अगर वो नीचे चल रही है तल पर, ठीक है ना जी। अगर किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे लाते हैं, नीचे फेंकते हैं,
या कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है गुरुत्व त्वरण के अंतर्गत, तो हम ए के स्थान पर, यानी कि ये सिंबल दिखाया मैंने ऊपर से नीचे आना, ए के स्थान पर जी लिखते हैं, और जी क्या है, गुरुत्व त्वरण, और एस के स्थान पर एच लिख लेते हैं, हाइट से रिप्रेजेंट हो जाएगा विस्थापन, यानी कि एस को हम प्लेन में दिखा रहे थे एस, तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर दिखाएंगे एच, एक तरीका है। इक्वेशन में बदलाव हो जाएगा, वी के स्थान पर तो वी रहेगा, यू के स्थान पर यू, जहाँ ए लिखा था वहाँ जी टी आ जाएगा, जहाँ एस है वहाँ एच आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अगर नीचे वस्तु गिर रही है तो प्लस का निशान रहेगा, ठीक है ना, ए के स्थान पर जी लिखेंगे, और वस्तु अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो ए के स्थान पर माइनस जी रख देंगे, और एस के स्थान पर वही एच, तो इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, सेकेंड हो जाएगी h इज इक्वल टू यू टी माइनस, क्योंकि ए के स्थान पर माइनस जी रख रहे हैं तो इसलिए माइनस आ जाएगा जहाँ प्लस है बीच में, माइनस जी टी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। और अगर कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है, फ्री फॉल, यानी कि ऐसे छोड़ दी जाती है ऊपर से, ठीक है, हाथ में पकड़ के छोड़ दी जाती है, ना कि फेंकी जाती है, तो उसमें प्रारंभिक वेग को हम जीरो लेंगे, इसे कहेंगे मुक्त रूप से गिरती वस्तु, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ u तो जीरो हो जाएगा, तो क्योंकि ऊपर से नीचे गिरती में प्लस आता था प्लस जी टी, तो v इज इक्वल टू जी टी रख देंगे, u को जीरो रखते ही h इज इक्वल टू यू टी के स्थान पर जीरो वो तो हटा देंगे, और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh आ जाएगा। तो हम ये डायरेक्टली फॉर्मूले यूज कर सकते हैं और न्यूमेरिकल इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई खिलाड़ी एक गेंद को ऊपर की ओर प्रारंभिक चाल 29.4 या प्रारंभिक वेग 29.4 मीटर पर सेकंड से फेंकता है ऊपर की ओर नीचे से। तो ज्ञात क्या क्या करना है। नंबर 1 यानी कि ए, गेंद के ऊपर की ओर गति के दौरान त्वरण की दिशा क्या होगी। नंबर बी, गति के उच्चतम बिंदु पर गेंद के त्वरण व वेग क्या होंगे। नंबर सी जो है गेंद के उच्चतम बिंदु पर स्थान व समय को x इक्वल टू 0 व t इक्वल टू 0 चुनिए, t 0 इक्वल टू 0। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर दिशा को x अक्ष की धनात्मक दिशा मानिए। गेंद की ऊपर की व नीचे की ओर गति के दौरान स्थिति वेग व त्वरण के चिन्ह बताइए। यानी कि इसने कहा उच्चतम बिंदु पर स्थान व समय को प्रारंभिक बिंदु मान लो, उच्चतम बिंदु को प्रारंभिक बिंदु, और नीचे की तरफ x धनात्मक x और ऊपर की ओर तरफ हो जाएगा, उससे उच्चतम बिंदु से ऊपर की ओर हो जाएगा माइनस x अक्ष, ठीक है ना। तो अब क्या करता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर x अक्ष की धनात्मक दिशा मानिए, और गेंद की ऊपर की व नीचे की ओर गति के दौरान, यानी गेंद जब ऊपर जाएगी और नीचे आएगी उस दौरान वेग व त्वरण के चिन्ह बताइए। कि जब नीचे आएगी उस टाइम वेग का चिन्ह क्या होगा और त्वरण का चिन्ह क्या होगा, जब ऊपर जाएगी उस समय वेग व त्वरण के निशान क्या होंगे, चिन्ह क्या होंगे। नंबर लास्ट है इसका डी, कि किस ऊंचाई तक गेंद ऊपर जाती है और कितने समय के बाद गेंद खिलाड़ी के हाथों में वापस आ जाती है। तो जब नीचे से फेंकी ऊपर कितने वेग से, 29.4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी, तो वह अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगी, और जब कोई वस्तु ऊपर जाती है तो वापस भी लौटती है, और कितने समय बाद वो वापस लौटकर उस आदमी के हाथ में आ जाएगी जिसने वो फेंकी थी। जब हम गेंद फेंकते हैं, उछालते हैं, हाथ में पकड़ते हैं, नहीं, बिल्कुल वही प्रोसीजर है। और जी की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकंड। तो सॉल्व करते हैं। शुरू का क्वेश्चन क्या था कि गेंद की ऊपर की ओर गति के दौरान त्वरण की दिशा क्या होगी। देखिए पहला जो है सॉल्यूशन, गेंद गुरुत्व त्वरण के अधीन गति कर रही है, यानी कि ए को त्वरण को हम क्या लेंगे, जी। अतः त्वरण की दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी, ठीक है। तो जो हमने फेंकी है गेंद को ऊपर की ओर,
तो वो उसके क्या करेगी, विपरीत दिशा में काम करेगी, है ना। तो गुरुत्व त्वरण की जो दिशा में, यानी कि गुरुत्व त्वरण की दिशा में है, ठीक है। तो इस स्थिति में जो हो जाएगा, जो त्वरण हो जाएगा वो हो जाएगा ऊपर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर फेंकी जा रही थी ना, तो ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि दिशा तो नीचे की ओर थी, हम उसकी विपरीत दिशा में फेंक रहे हैं। तो उसमें बजाय उसका वेग प्रति सेकंड बढ़ने के प्रति सेकंड घटेगा और एक निश्चित ऊंचाई तक जाकर वो रुक जाएगी। तो जब हम ऊपर फेंकते हैं तो त्वरण की दिशा ऋणात्मक होती है, ठीक है जी। और जब हम नीचे फेंकेंगे तो धनात्मक होती है। लिखा था ना ए इज इक्वल टू ऊपर फेंकते हुए माइनस जी और नीचे फेंकते हुए इक्वल टू जी। तो इसलिए यहाँ पर जो दिशा आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक, यानी कि त्वरण की गुरुत्व त्वरण की दिशा क्या होगी, नीचे की ओर। तो हमें ये नहीं बताना था धनात्मक या ऋणात्मक, हमें बताना गुरुत्व त्वरण की दिशा क्या होगी। तो सदैव वो नीचे ही रहेगी, ठीक है, रहेगी तो नीचे ही, गति का विरोध करेगी, इसलिए हम इसको नेगेटिव लिखते हैं। फिर दूसरा है कि गति के उच्चतम बिंदु पर गेंद के त्वरण व वेग क्या होंगे। उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु का मतलब है कि जहाँ जाकर वो रुक जाएगी, ठीक है ना, गेंद, तो वही तो उच्चतम बिंदु होगा। तो जब उस उच्चतम बिंदु पर हम ये बोल रहे हैं कि गेंद जाके रुक गई, तो वेग क्या हो गया, 0, तथा त्वरण गुरुत्व त्वरण के बराबर वह नीचे की ओर होगा। यानी कि गुरुत्व त्वरण तो कम नहीं हुआ, वो तो उतना ही रहेगा। ऊपर जा रही है तो वो नीचे की तरफ लग रहा था, गति का विरोध कर रहा था। जब जाकर रुक गई तब भी उतना ही लगेगा, नीचे की ओर, डायरेक्शन नीचे की ओर ही रहेगी। तो ये तो कांस्टेंट है, एक समान त्वरण से जा रही है, ठीक है ना। तो एक समान जो त्वरण है वो नीचे की ओर कार्य कर रहा है। और एक समान त्वरण का मान कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसकी दिशा नीचे रहेगी हर समय। जैसे ही ऊपर जाके रुकी तो ये गुरुत्व त्वरण वापिस उसे नीचे ओर लाने लगेगा। इसका मान तो यही रहेगा। उच्चतम बिंदु पर वेग 0 रहेगा, जब नीचे आएगी तो धीरे धीरे शनै शनै वेग बढ़ने लगेगा और उसी वेग से आकर खिलाड़ी के हाथों में टकराएगा, ठीक है ना। जब ऊपर फेंकेंगे तो उच्चतम बिंदु पर वेग 0 हो जाएगा। नेचुरली है कि ऊपर जाते जाते वेग कम होता चला जाता है, ठीक है ना। कौन कम करता है, गुरुत्व त्वरण, क्योंकि विपरीत दिशा में कार्य करता है। और जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो गुरुत्व त्वरण की दिशा वेग की दिशा में कार्य करती है, इसलिए हर सेकंड बढ़ता चला जाएगा। तो अब आता है बिंदु सी, यानी कि जो आंसर सी। तो सी में है जो इसने पूछा था कि गेंद के उच्चतम बिंदु पर स्थान व समय को x बराबर 0 और t बराबर 0 लेने पर। तो इस उच्चतम बिंदु पर हमने x को ले लिया 0, यानी कि अब हमने ये नहीं माना कि वो नीचे से शुरू कर रही है, वो हम ये मान रहे हैं कि ऊपर से शुरू करेगी, क्योंकि स्थिति को 0 और समय को भी 0 ले लिया ऊपर सेकंड। तथा नीचे की ओर दिशा को प्लस x अक्ष दिशा माने। तो ऊपर की ओर गति के समय स्थिति धनात्मक वेग, ठीक है। ऊपर की ओर की जो गति के समय जो स्थिति हो जाएगी उसकी, ठीक है ना जी, ऊपर की ओर स्थिति तो हो जाएगी धनात्मक, क्योंकि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, जो ऊपर की ओर वो तय करेगा। और वेग क्योंकि ऊपर की दिशा में जा रहा है घटेगा, तो वो हो जाएगा ऋणात्मक। और त्वरण ऊपर की दिशा में हो जाएगा ऋणात्मक, क्योंकि उसकी डायरेक्शन होती है नीचे। वेग लगातार घटता है, इसलिए घटते हुए वेग को क्या दिखाएंगे हम, नेगेटिव, ठीक है। और जब नीचे की ओर गति करेगा तो स्थिति तब भी धनात्मक ही रहेगी, ठीक है। स्थिति तो ऊपर जाए या नीचे जाए धनात्मक ही दिखाई जाएगी। और वेग क्योंकि लगातार बढ़ेगा नीचे की तरफ, तो इसलिए वेग धनात्मक। और त्वरण की दिशा क्योंकि हमेशा चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए दिशा नीचे ही होती है, इसलिए नीचे की दिशा हो जाएगी धनात्मक। अब चौथा कहता है कि वो कितनी मैक्सिमम ऊंचाई तक जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो u बराबर जो नीचे से फेंका गया था, अब नीचे की बात आ रही है, ये सी पार्ट वाली नहीं, सी पार्ट वाले को भूल जाइए, उसमें तो हमने सबसे ऊंचे बिंदु को 0 ले लिया था, लेकिन हमने फेंकी तो वो नीचे से थी। तो नीचे से फेंकने पर वो अधिकतम ऊंचाई तक कितनी तक जाएगी, हमें वो काउंट करनी है। तो इसमें हमें क्या लेंगे, माना गेंद h अधिकतम ऊंचाई तक जाती है, तो प्रारंभिक वेग है 29.4 मीटर प्रति सेकंड, जिससे हमने फेंका था। त्वरण उस पर कार्य कर रहा है नीचे की तरफ 9.8 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि गति की विपरीत दिशा में, ठीक है ना। तो जो
h ऊंचाई पर जाने के बाद उसका वेग क्या हो जाएगा, रुक जाएगी, इसलिए अंतिम वेग हो जाएगा 0। तो इक्वेशन लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि जब ऊपर फेंकते हैं तो माइनस आ जाता है। v के स्थान पर 0, u के स्थान पर 29.4 का होल स्क्वायर, 2 एज इट इज, और g के स्थान पर 9.8 और h हमें काउंट करनी है। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 29 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी। तो जब हम इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 44.1 मीटर, यानी कि कितनी ऊंचाई पर जाकर गेंद रुक जाएगी, 44.1 मीटर, जहाँ से वो फेंकी गई थी। अब ये कह रहा है इसी में कि कितने समय बाद वो खिलाड़ी के हाथ में लौट कर आएगी। तो या तो नीचे से ऊपर जाने का समय निकाल लीजिए या ऊपर से नीचे आने का समय निकाल लीजिए, उसका डबल कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि जितना नीचे से ऊपर जाने का समय लगेगा उसी प्रकार से उसी स्थान पर लौट कर आने का उतना ही समय होगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन लगा लेंगे हम नीचे से ऊपर जाने के लिए, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, वी को 0 क्योंकि अंतिम वेग 0 हो गया उच्चतम बिंदु पर जाकर, u 19.4 और g 9.8 और t यहाँ से t निकाल लिया तो 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड नीचे से ऊपर तक जाने में और उतना ही टाइम ऊपर से नीचे तक आने में। तो इसलिए गेंद को खिलाड़ी के हाथों में लौट कर आने में, जाने प्लस आने में लगा समय कितना हो जाएगा, 3 + 3 यानी कि 2 × 3 इक्वल टू 6 सेकेंड लगेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों देखिए ये हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल को आधार बनाएं और सीखें तो हम बहुत सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आशा है आप बहुत अधिक अच्छे हो जाएंगे, न्यूमेरिकल करने पे निपुण हो जाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी एट लास्ट। तो आशा करता हूँ कि आप प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।